नंबर है 6687, नाम पड़ेगा इसके भी, और डेट है 18, क्या है 18 जून है ना। सब खैरियत है? खैरियत है। देखिए आज एसी सर्किट के बारे में जानते हैं, जैसे डीसी सर्किट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ऐसा एसी सर्किट भी होता है, डीसी होता है, एसी भी होता है। एसी सर्किट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर आपके लिए नया है। पावर फैक्टर क्या है, तो बता सकता है पावर फैक्टर क्या है? हाँ, करंट और वोल्टेज के बीच के डिफरेंस को पावर फैक्टर, कोसाइन एंगल को लेकिन कोसाइन। हम व्यवहारिक ज्ञान में कैसे जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या है? अभी कोई बुद्धू है उसको जाकर बोलेंगे वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को हम कोसाइन को हम पावर फैक्टर कहते हैं। लेकिन जो नहीं जानता उसको भी तो समझाना है। तो आज हम पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आएंगे टू स्टडी अबाउट पावर फैक्टर। ठीक है, डिनोटेड बाय cos phi। तो छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे, अगर उनको खाना दिया गया तो खाते वक्त वो पूरा खाना नहीं खाएंगे, कुछ नुकसान भी करते हैं। तो जो नुकसान करते हैं और जो खाते हैं उसी चीज को अनुपात को मिला के पावर फैक्टर बोलते हैं। और जब टेक्निकल लैंग्वेज में चला जाएगा तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है, जो रियल, जो वास्तव में जो खाया और जो नुकसान किया उसी का अनुपात यानी कि एक्टिव पावर अपॉन एवरेज पावर, कोई पावर फैक्टर करते हैं। तो आज हम पावर फैक्टर में डिफाइन द पावर फैक्टर, ऑब्जेक्ट हम बोर्ड करना चाहते हैं, डिफाइन द पावर फैक्टर एंड इट्स यूज। यानी कि पावर फैक्टर क्या डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे और उसके यूजेस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ लिस्ट द टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। यानी कि पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है। जैसे पावर फैक्टर 3 प्रकार का होता है, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। यूनिटी यानी कि 1 पावर फैक्टर का वैल्यू 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम ही रहेगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज एक्सप्लेन द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में विस्तार से समझेंगे और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट एंड एडवांटेज के बारे में जानेंगे। पावर फैक्टर के एडवांटेज और इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इस क्लास को, क्योंकि पावर फैक्टर एसी सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एसी सर्किट में पावर फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है
क्या आप इतने से अंदाजा लगा लीजिए जितने भी हमारे पावर सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, डिवाइस लगे हैं, जैसे कंप्यूटर है, जैसे पंखा है, एसी है, तो कभी कभी आप देखे होंगे जैसे कंप्लेन आता है जनरली गाँव में, चाहे घरों में, चाहे शहरों में, कि मैंने एसी केवल 1 घंटा चलाया, एसी 1 घंटा चलाया। अगर 1 टन की एसी है तो मान लीजिए कितना मैक्सिमम, मान लीजिए 1000 वाट, 1000 वाट पर आप 1000 वाट को ही हम क्या करते हैं, 1000 वाट को ही अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट को ही 1 यूनिट बोला जाता है। ठीक है, आपने 1 घंटा ही, मतलब 1 घंटा ही एसी चलाया तो आपका 1 किलोवाट के हिसाब से 1 यूनिट बिजली का बिल आना चाहिए, यानी 7 से 8 रुपया आना चाहिए। लेकिन पता चला कि क्या 1.5 किलोवाट आपका बन रहा है, यानी कि आपका ये कॉस्ट जो है 7-8 रुपये के बदले 15 रुपया 16 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट मतलब कि कहीं कहीं 7 रुपया है, कहीं 8 रुपया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप 1 घंटा एसी चलाए तो 1 किलोवाट आना चाहिए ना, यानी कि 1 यूनिट बना, यानी कि आपका 7 से 8 रुपये होना चाहिए। लेकिन 1 घंटा में आपका खर्चा कितना आ रहा है, 10 से 12 रुपया आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो जा रहा है? आप 1 ही घंटा चला रहे हैं और आ रहा है 10 से 12 रुपये, जबकि आना चाहिए 7 से 8 रुपये। यानी कि जो नुकसान हो रहा है, जो लॉसेज हो रहा है, जो 1 घंटे में पावर सप्लाई दे रहे हैं वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, वही चीज पावर फैक्टर है। अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा रहेगा तो हमारा कम से कम खर्चा आएगा और कम से ज़्यादा हम चला पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हम डिवाइस लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजली का खपत कर रही है। यानी कि अगर हम 100% बिजली दे रहे हैं तो 90 से 95% बिजली को कंज्यूम कर ले रहा है। लेकिन इस केस में क्या हम दे रहे हैं 100 लेकिन खत्म हो रहा है क्यों 70-80%। ये तो हमारा चल भी कम रहा है और पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, यूनिट भी ज़्यादा है। ये कौन सी कमी के कारण ऐसा हो रहा है? ये पावर फैक्टर के कारण हो रहा है। ठीक है, सबसे अच्छा पावर फैक्टर कौन सा माना जाता है? यूनिटी माना जाता है, जिसका मान 1 होता है। 0 से, यानी 0 से 1 के बीच में जो भी है, जितना हम 1 के करीब जाएंगे उतना पावर फैक्टर अच्छा होगा। ठीक है, जितना 0 के करीब जाएंगे वो पावर फैक्टर हमारा अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसे क्या हम बोले ताकि तो इतना सारे जो समझ में आपको हम बताए। ठीक है, एक चीज और जानिए, प्रॉपर डेफिनेशन जानिए। पहले पावर फैक्टर का डेफिनेशन क्या है? पावर फैक्टर का डेफिनेशन पावर फैक्टर का क्या है? ये चीज आप जानते हो ना कि एसी सर्किट में पावर का सूत्र क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या होता है? P = V × I × cos ∅। ये cos ∅ कहाँ से आया? ये V क्या है, I क्या है? जैसे मान लीजिए सपोज ठीक है, आप करंट और वोल्टेज और cos ∅ का क्या कर रहे हैं? मतलब ये जो कोण है, ये फाई से डिनोट करते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि इसमें इस वाले करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, तो इन दोनों के बीच के कोण को फाई से डिनोट करते हैं, वही cos ∅ है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि करंट इस पेज में चल रहा है लेकिन वोल्टेज हमारा ऊपर चल रहा है। ये क्या हो रहा है? लैगिंग हो रहा है। यानी कितना अंश का लैगिंग हो रहा है? 90 डिग्री का लैगिंग हो रहा है। वही चीज यहाँ पे उसी चीज को मिला जुला के सब, इसीलिए हम एसी सर्किट में क्या बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट के गुणा और उनके बीच के एंगल पे
बराबर क्या होता है हमारा एसी सर्किट में पावर होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए वही चीज यहाँ पे भी लिखना है कि एसी सर्किट में वोल्टेज एंड करंट के बीच एंगल को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय cos phi, इज डिनोटेड बाय cos phi। ठीक है, अब इसके फार्मूले क्या है, cos phi को हम प्रदर्शित करेंगे cos phi से। ठीक, और पावर फैक्टर यहाँ पे एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक नया टर्म आ रहा है क्या, जिसे हम बोलने वाले हैं, जैसे कि अगर ये हम ऐसे बोले रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। पावर फैक्टर का एक फार्मूला ये होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं, इम्पीडेंस एक नया टर्म आ रहा है। इम्पीडेंस क्या है, इसको हम, इसका सिंबल क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। यानी हम लिख सकते हैं आर बटा जेड, आर बटा जेड लिख सकते हैं ना, पावर फैक्टर बराबर आर बटा जेड। उसी तरह एक और टर्म आता है, एक टर्म आता है पावर फैक्टर इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। क्या होता है, एपरेंट पावर, हाँ, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति, वही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ भी ए आ गया नया टर्म्स, यानी कि आपके लिए दो शब्द हम नया इसमें ऐड किए, एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। ठीक है, ये चीज जानिए कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर क्या होता है, तब हम इसको और बेहतर से समझ पाएंगे। एक्टिव पावर उसे कहते हैं, किसको कहते हैं एक्टिव पावर, जो एसी सर्किट में जो उपभोग हुआ हो या जिसका कंज्यूम किया गया हो, उसे एक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो और अथवा इसी को रियल पावर भी कहते हैं या ट्रू पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को पी से डिनोट करते हैं। और दूसरा आता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर वो होता है जो किसी सर्किट में धारा यानी कि करंट और वोल्टेज के गुणनफल को ही हम एपरेंट पावर कहते हैं। यानी कि एपरेंट पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, एस। एपरेंट पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। और ये क्या कर रहा है, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को ही हम एपरेंट पावर कहते हैं। हाँ, तो अब इसका यूनिट कैसे बनाओगे, वोल्टेज का मात्रा क्या होता है, वोल्ट बटा, ठीक, और एम्पीयर, इसका करंट का एम्पीयर, इनका इसका एम्पीयर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा एपरेंट पावर का मात्रा क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा। हाँ, वोल्ट एम्पीयर, एम्पीयर एपरेंट पावर का वोल्टेज। ठीक है, अब चलिए एक और नया टर्म होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है, तो रिएक्टिव पावर हम समझ सकते हैं क्या है, रिएक्टिव पावर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q से।
इसका फार्मूला क्या होता है? VI sin phi। इसका रिएक्टिव पावर। इसका मतलब क्या होता है कि किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट द्वारा की गई प्रतिक्रिया को ही हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। यानी कभी करंट आगे चल जा रही है, कभी करंट पीछे चली जा रही है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। हाँ, आगे पीछे हो जाना वही क्या है? रिएक्टिव पावर। यानी कि रिएक्ट कर रहा है, कभी वो आगे हो जा रहा है, पीछे। लेकिन ये सब कैसे होता है? किसमें होता है? हाँ, कैसे कि वो डिवाइस कौन से है? फैन हमारा इंडक्टिव वाला, ठीक है, इंडक्टिव डिवाइस है। इसको इसलिए इसमें हम क्या इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या लगाते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं। हाँ, अब एक चीज और आता है जनरेटर। अभी पावर फैक्टर को थोड़ा यही रोकेंगे और एक चीज और थोड़ा समझ लेंगे। इन ऐसी सर्किट कितने प्रकार के लोड होते हैं? हमें कितने प्रकार का लोड होता है बताइए? हाँ, इंडक्टिव लोड, हाँ, कैपेसिटिव रेजिस्टिव। देखिए 3 तरह के लोड होते हैं। प्योरली रेजिस्टिव लोड, फिर प्योरली इंडक्टिव लोड एंड प्योरली कैपेसिटिव लोड। ठीक है, 3 तरह के लोड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि प्योरली रेजिस्टिव यानी कि R से डिनोट कर सकते हैं। फिर दूसरा हम क्या बोलते हैं? प्योरली इंडक्टिव को L से। तीसरा हम क्या बोले? कैपेसिटिव यानी कि C से। अब एक चीज और जानिए, जो वोल्टेज और करंट है इनका एंगल हम देखेंगे कि रेजिस्टिव लोड में, कैपेसिटिव लोड में, इंडक्टिव लोड में कहाँ होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड में क्या होता है? वोल्टेज एंड करंट रिमेनिंग इन सेम फेज में होता है, ठीक है। यानी कि इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे कि ये अगर ये चल रहा है, फेज है, इसी में वोल्टेज है, इसी में करंट है, एक ही में। इसको अब यहाँ गलत होती है, लेकिन अगर यहीं पर यहाँ पर, लेकिन क्या है कहने का मतलब क्या है? एक ही फेज में वोल्टेज है, ठीक। और इनके बीच का एंगल क्या होगा? इनके बीच का एंगल रिमेनिंग सेम, यानी कि एक ही फेज में वोल्टेज और करंट किसमें? जीरो एंगल होगा। क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू 0। सची सलमान है, अरे रुको पढ़ो, सब तो चल रहा है। अब चलिए इंडक्टिव में चलेंगे। हो गया 10 मिनट हो गया। इंडक्टिव लोड में क्या होगा? इंडक्टिव लोड में क्या होगा? उसमें क्या होगा कि करंट हमारे पीछे चलेगी और वोल्टेज आगे चलेगा। यानी कि I lag into वोल्टेज, यानी वोल्टेज से करंट पीछे चलेगा। कितना डिग्री पीछे चलेगा? 90 डिग्री चलेगा, ठीक है। हाँ, इंडक्टिव। उसी तरह कैपेसिटिव में क्या होगा कि करंट यानी कि करंट लीडिंग करेगा वोल्टेज से, यानी कि 90 डिग्री। इसका मतलब ये समझिए कि अगर इसमें करंट वोल्टेज है ना, तो करंट यहाँ है, ठीक है। हाँ, करंट आगे पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रहा है इंडक्टिव लोड में। वही कैपेसिटिव लोड में क्या है? करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है। इसको एक तरीके से और समझा सकते हैं कि वोल्टेज करंट हमारा यहाँ चल रहा है और वोल्टेज यहाँ है,
बीच के एंगल का कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, इतना हम लोग समझ गए कि रेजिस्टिव लोड में कैसे हमारा करंट चलेगा, वोल्टेज चलेगा, इंडक्टिव लोड में फिर कैपेसिटिव लोड। उसी तरह की चीज और हम देखेंगे आखिर डिवाइस में करंट, कौन सा डिवाइस रेजिस्टिव लोड है, कौन सा डिवाइस कैपेसिटिव लोड है कैसा। तो उसके लिए आप ये चीज बताइए कि अगर हम एक डिवाइस ले रहे हैं इनकंडेंस लैम्प, ये बताइए कौन सा किस टाइप का लोड है इन तीनों में से? रजिस्टिव, कौन सा लोड है? रजिस्टिव लोड। क्या है? रजिस्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड में यानी कि इनकंडेंस लैंप में वोल्टेज हमारा कहाँ रहेगा? वोल्टेज और करंट एक ही फेज में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? इनकंडेंस लैंप और हीटिंग एलिमेंट जितने भी हैं, हीटिंग एलिमेंट, इनकंडीशन, हीटिंग एलिमेंट चाहे हीटिंग डिवाइस जितने भी सारे रेजिस्टिव लोड है। ठीक, और इंडक्टिव मोटर, इंडक्टिव मोटर जो इंडक्शन मोटर, हाँ इंडक्शन गुड, इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन लाइट मोटर। ठीक है, गलत बोला क्या? नहीं सही है, सही। अच्छा आंसर है। ठीक, जैसे अगर हम जो इंडक्शन मोटर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, तमाम लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो पावर स्टेशन से लोग आते हैं तो वहाँ पे इंडक्टिव लोड देखते हैं कितना है। अगर ज़्यादा है और उसके वजह से पावर फैक्टर हमारा खराब हो रहा है तो बोला जाता है इंडस्ट्री वालों को कि आप कैपेसिटर बैंक लगाइए। हम आगे आपको बताएंगे कि कैपेसिटर इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से डिवाइस करते हैं। तो जिसमें कैपेसिटर बैंक होता है, फिर सिंक्रोनस मोटर होता है, फिर फेज डिवाइडर होता है। कैपेसिटर बैंक ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सस्ता है, उसका कम मेंटेनेंस है, लगाने में भी आसान है और असेंबली में ज़्यादा खर्चा नहीं है, सस्ता है। तो इंडस्ट्री वालों को बोला जाता है कि आप कैपेसिटर बैंक लगवाइए। एक आपको फार्मूला कुछ दिन पहले सर बताया था कि KW बराबर KVR इनटू क्या है? KVA कुछ ऐसा ही करता था। उसमें उस इंडक्टिव लोड को फाइंड आउट करके उसमें बताया जाता है कि कितने KVR का आपको कैपेसिटर बैंक लगाना है। अगर वो इंडस्ट्री वाला नहीं लगा रहा है तब जाके वहाँ पे एक नया चार्ज आता है, क्या, जो पावर सिस्टम वाले लगाते हैं, टैरिफ। टैरिफ का नाम सुना? इंडक्टिव लोड जहाँ रहता है वहीं पे टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है पावर हमारे जो भी विद्युत सप्लाई करते हैं उनके द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा। क्योंकि इंडक्टिव लोड हमारे पावर सिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। और ये जितने भी फीडर में बैठे भी जितने भी अधिकारी हैं, उनका मेन कार्य क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कम से कम एंगल हो। कोशिश तो किया जाता है कि क्या, जिसमें जिस फेज में करंट हो उसी फेज में हमारा वोल्टेज मिले, लेकिन लाना तो मुश्किल है। जैसे कि कहीं आप सुना होगा 0.8, जैसे कि अगर आप हीटिंग एलिमेंट का जितना भी आप पावर फैक्टर में चले जाओगे तो 0 रहता है इसका मान, पावर फैक्टर का मान 0 होता है हीटिंग एलिमेंट। लेकिन वहीं इंडक्शन मोटर में चले जाओ जो लाइट वेट है, जो हल्का वेट, जैसे इंडक्शन मोटर ये भी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी जो वहाँ पे हैवी वर्क करना हो तो 3 फेज इंडक्शन मोटर लगता है। हाँ ये सिंगल फेज है, लेकिन ये भी इंडक्शन मोटर है ना, 45 इंडक्शन मोटर है उसमें नहीं। ठीक, तो जल्दी समझ रहे हैं, तो इतना आप लोग समझ गए। और एक चीज और बताइए, जो नियॉन लैंप है इसको फिर से पढ़ाइए, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। एक और डिवाइस है नियॉन लैंप। कौन कौन जानता है नियॉन लैंप के बारे में? ये कौन सा लोड है? कोई बताएगा कौन सा लोड है? रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लैगिंग लोड है। क्या है? लैगिंग लोड है, इंडक्टिव लोड है। इसको भूल के भी आप रजिस्टिव लोड मत बोलिए। इसका पावर फैक्टर कितना कितना रहता है? 0.3 से लेकर 0.7 तक इसका पावर फैक्टर रहता है।
नियोन लाइन का इंडक्टिव अब पे इसमें यही होगी, हम इसको पढ़ेंगे इसमें यही से। नहीं ठीक है, आपको कंप्लीट कर देंगे नो लास्ट हो जा रहा लास्ट बस में 5 मिनट ऐसे ये पढ़ा है। करेंगे तो ठीक। अब चलिए एक चीज और बता रहे हैं हम आपको। 0.005 देखिए हमारा 3 हो चुका है पावर फैक्टर का डिफिनेशन, क्या बोल दूसरा टाइप, तीसरा एक्सप्लेन किए पावर फैक्टर। चलते हैं इंप्रूवमेंट और एडवांटेज पे। पूछिए। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए 3 तरह के डिवाइस हम यूज कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत है, लेकिन मेनली हम 3 प्रकार के यूज करेंगे। ठीक है, पहला क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। दूसरा क्या है, कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक। तीसरा क्या है, फेज डिवाइडर या फेज उसको बोलते हैं, फेज एडवांसर बोलते हैं, एडवांसर। एडवांस। ठीक है, तीनों का समझ लीजिए। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, जो हमारे फीडर बना होता है, जैसे हैदराबाद है ना, हैदराबाद इतनी बड़ी सिटी है, तो कहीं एक पावर स्टेशन से सप्लाई नहीं आता है, क्योंकि हैदराबाद एक बहुत बिग सिटी है, तो यहाँ पे सप्लाई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, सप्लाई कटनी नहीं चाहिए, तो इसको रिंग फीडर में रखा जाएगा। हमारा रिंग फीडर, कई तरह के फीडर होते हैं, अगर हम फीडर इन फ्यूचर आपको पढ़ाएंगे कितने प्रकार के फीडर होता है, जैसे रेडियल फीडर होता है, रिंग फीडर होता है, ऐसे टाइप। तो रिंग फीडर में हैदराबाद को रखा गया है। और रिंग फीडर में क्या है कि सब स्टेशन सब जुड़े रहते हैं कई तरह के, एक सब स्टेशन से इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 4 स्टेशन पर अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम 4 कंसीडर कर सकते हैं। रिंग फीडर से हैदराबाद को हम जोड़ दिए हैं, सप्लाई अगर इसका कटेगा तब भी ये चालू है, यहाँ से सप्लाई वही चीज। अब इस फीडर में क्या सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज और करंट ही तो सप्लाई हो रहा है। इसमें भी हमको ध्यान देना रहता है कि इन दोनों के बीच में कम से कम एंगल है। इस चीज को सुधारने के लिए कहीं कहीं सब स्टेशन में सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर भी लगे रहते हैं, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर लगे रहते हैं। इनका कार्य क्या रहता है, पावर फैक्टर को सुधार करना, ठीक है। सब स्टेशन पे ही लगे रहते हैं सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर। मोटर मतलब जब ये 2 टर्म यहाँ यूज करना है, मोटर जनरेटर। तो मोटर में क्या हो गया, जब देखा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में ज्यादा फासला आ रहा है, तो मोटर ऑटोमेटिक रन करने लग जाएगा, यानी कि उसको खाने लगेगा। ओवर एक्साइटेशन मोटर हम यूज करते हैं, जिसमें करंट लीडिंग करंट को खाता है। लीडिंग मान लीजिए कि अगर करंट ऊपर भाग रही है तो मोटर चलने लगेगा, तो उसको खाएगा नीचे ही आएगा ना, यानी वो क्या करे, कोशिश करे वोल्टेज और करंट को एक कराने की। फिर उसी तरह सिंक्रोनस मोटर हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर का क्या कार्य है, जब देखेगा कि करंट लगी हो रहा है तो सिंक्रोनस जनरेटर क्या करेगा, एक्साइटेशन की वजह से फिर जनरेट करेगा और करंट और वोल्टेज को मेन फेज में लाने के लिए कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा सिस्टम है सिंक्रोनस मोटर। इस तरह इसका दूसरा नाम क्या है, अगर आपको जानता है सिंक्रोनस मोटर का दूसरा नाम क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर का अल्टरनेटर बोलते हैं। ए भैया क्वेश्चन पूछिए। बस भूख लगा है। बस 5 मिनट। अरे यार भूख लग गया। तो देखिए कैपेसिटर बैंक, कैपेसिटर इंडस्ट्रियल कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं, यहाँ पे लगा होता है, और ये सबसे सस्ता, कम मेंटेनेंस और लगाने में बहुत इजी है। इसको लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है, बंद कर दो नहीं तो हम लोग लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है कैपेसिटर। क्यों, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। ठीक, हाँ पैरेलल में लगाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आप सभी से, व्हाट इज द पावर फैक्टर। मिस्टर गणेश जी बताइए, व्हाट इज द पावर फैक्टर।
वोल्टेज और करंट के बीच में कॉस फाई एंगल होता है उसको पावर फैक्टर। हाँ, that's good। ठीक है। और बताइए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर? अंकित, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? लीडिंग यूनिटी। लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। ठीक। चलिए धर्मेंद्र सर बताइए, व्हाट इज द मेथड ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट? कैपेसिटर बैंक क्या हुआ? 3 मेथड है, लेकिन कैपेसिटर बैंक लगा के हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। जी सर। फिर राहुल बताएंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर? हो गया क्या? व्हाट इज द अरे हम एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर? इसका अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, हो गया सर क्वेश्चन। मान लीजिए इंडस्ट्री में देखिए आपको उसका एडवांटेज नहीं मालूम, एडवांटेज हम बता रहे हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री में 100 किलोवाट का टारगेट भी नहीं आया होगा क्लास में। 100 किलोवाट का पावर है, ठीक? 100 किलोवाट का पावर ये है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 100 किलोवाट तो रियल है, लेकिन कितना ले रहा है? 125 ले रहा है, 125 किलोवाट ले रहा है वो, ठीक? तो हाँ सर। हाँ, तो बस तो एक फार्मूला होता है, कौन सा? पावर फैक्टर अपॉन किलो वाट अपॉन ये भी है यार। उसी पे इसको फीड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 80% आएगा, यानी कि 0.8% आएगा, 8 आएगा। लेकिन इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 80% आएगा। अरे बहुत तो आज हमने आपको पावर फैक्टर के बारे में पढ़ाया। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बताया कि पावर फैक्टर क्या आता है, जिसमें आपको बताया वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। दूसरा नंबर यूनिट टाइप्स बताया कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? 3। यूनिटी और इंडक्टिव, लीडिंग लैगिंग। फिर तीसरा बताया, एक्सप्लेन किया पावर फैक्टर के बारे में पूरा डिटेल क्या होता है, कैसे जोड़ होते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे इंप्रूवमेंट एंड एडवांटेज। तो इंप्रूवमेंट में बताया कि कैसे कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर ऐसा लगाएंगे, फिर फेज एडवांसर लगाएंगे। फिर एडवांटेज बताया कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाया कि 100 किलोवाट का है, और बोला ना मतलब मोल लड़ते जा रहा है। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। लंच इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी जो क्लास है वो बहुत अच्छा होने वाला है, उसमें आपको हम बताएंगे पॉलीफेज। लंच इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे, ठीक है। पॉलीफेज सिस्टम क्या पढ़ाएंगे, क्लास मिस मत करिएगा, लेकिन जरूर आइएगा, ठीक है। जिसमें क्या है, खरीदे जो कि मेरा भारत सरकार जो चाहे नेशनल लेवल पे 3 फेज सिस्टम चलाया गया। सिंगल फेज भी होता है, लेकिन सिंगल फेज से अच्छा क्या होता है? 3 फेज होता है। तो इस 3 फेज के बारे में और सिंगल फेज के बारे में अंतर पढ़ेंगे और फिर जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। 4 बार तालियां बाजी। और